Hello everybody, myself Babli Bhardwaj and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes. Today what we are going to start the new chapter 9th. Chapter 8 is in the deleted syllabus. So we are going to start chapter 9, Kings and Chronicles. Particularly the Mughal Empire will be discussed in this chapter. एंड स्पेशली द मुग़ल कोर्ट्स, मुग़ल दरबार, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा कि राजा और राजाओं का इतिहास उन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखवाई। मुग़ल दरबार में वो अपने वो हिस्टोरियंस को बुलाते थे, उन्होंने कमीशन किया था और अपनी जो भी अचीवमेंट रही, जो भी उनका लाइफ का रिकॉर्ड रहा, वो सारा उन्होंने अपना एक अकाउंट तैयार करवा दिया, अपनी बुक लिखवा दी। तो अलग अलग राजाओं का हम डिस्कस करेंगे कि मुग़ल एम्पायर में कौन कौन से रूलर हुए थे और किस तरीके से उन्होंने किस किस को अपॉइंट किया था अपने अकाउंट्स तैयार करवाने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हम जो चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं वो 16-17 सेंचुरी का डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1526 में मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हो गई थी, उसकी फाउंडेशन हमारे इंडिया में शुरू हो गई थी। और 16 to 17 सेंचुरी, वैसे देखा जाए तो 19 सेंचुरी तक इनका एम्पायर रहा था, लेकिन बाद में वीक सक्सेसर आ गए थे। स्टार्टिंग में पाँच ऐसे मुग़ल एम्परर थे जो ज़्यादा पावरफुल थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया था मुग़ल एम्पायर का, बट लेटर सक्सेसर्स वर वेरी वीक। The rulers of the Mughal Empire saw themselves as appointed by divine will to rule over a large and heterogeneous population. मुग़ल एम्पायर के राजा अपने आप को डिवाइन विल द्वारा अपॉइंटेड मानते थे। वो मानते थे कि जैसे डिवाइन विल, इट मीन्स कि हमें तो भगवान ने ही अपॉइंट किया है, उनके अल्लाह ने अपॉइंट किया है, भगवान की मर्ज़ी से ही वो अपॉइंटेड हैं। अपने आप को वो गॉड लाइक मानते थे और उन्होंने माना कि इतनी बड़ी और डाइवर्स पॉपुलेशन पे रूल करने के लिए हमें भगवान ने ही अपॉइंट किया है। ये कौन मानते थे? मुग़ल एम्परर। ये उनका ग्रैंड विजन था, एक बड़ा सपना था। एंड इट वाज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द एक्चुअल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। उस टाइम पे कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ भी ऐसी थी जिससे उनका सपना साकार हो गया। उनकी जो उनका विज़न था वो और ज़्यादा मतलब सक्सीड होता चला गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस भी ऐसी ही थी। इट रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट। वन वे ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस विज़न वाज थ्रू द राइटिंग ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्रीज। एक तरीका था अपने सपने को साकार करने का या अपने सपने को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का। वो क्या था कि अपनी डायनेस्टिक हिस्ट्री को लिखवा देना। डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब जो राजा जैसा अचीवमेंट कर रहा है, जिन एरियाज़ को जीत रहा है, जैसे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, उन सारे चीज़ों का पूरी हिस्ट्री तैयार करवा देना। और ऐसा करके वो अपने विज़न को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट कर सकते थे। तो यही तरीका उन्होंने अपनाया था। मुग़ल किंग्स ने, मुग़ल राजाओं ने अपने दरबार में हिस्टोरियंस को अपॉइंट किया, कमीशनड करना, अपॉइंट करना। उन्होंने मुग़ल हिस्टोरियंस, कोर्ट हिस्टोरियंस को वहाँ पे अपॉइंट किया ताकि वो उनके अकाउंट्स को लिख सके, उनके बारे में उनकी जीवनी को लिख सके। दिस अकाउंट रिकॉर्डिंग द इवेंट ऑफ द एम्परर टाइम, इन अकाउंट्स में, इन बुक्स में जो उनकी लाइफ के बारे में लिखी गई थी, उसमें उनके समय की सारी घटनाओं को, सारी इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया था। साथ में राइटर्स ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की आसपास के एरिया से, ताकि रूलर्स को रूल करने में अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हेल्प मिल जाए, ताकि जो मुग़ल रूलर है वो उस डोमेन को, उस टेरिटरी को और अच्छे तरीके से रूल कर सके, गवर्न कर सके। इसलिए राइटर्स आसपास के एरियाज से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे। मॉडर्न हिस्टोरियंस जिन्होंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, पहले तो ये तुर्किश भाषा में थी, फिर पर्शियन भाषा में लिखवाएगी, बाद में जब इनको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करवाया गया तो इनको नाम क्या दे दिया गया? क्रॉनिकल्स का नाम दे दिया गया। इनकी किताबों को क्रॉनिकल्स कहा गया। क्रॉनिकल्स का मीनिंग क्या होता है? इतिहास, हिस्ट्री नाम दे दिया गया था।
और प्रेजेंटली, क्यों? क्योंकि प्रेजेंटली ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पाए गए हैं, क्रोनोलॉजिकल क्रमानुसार सीरियलाइज पूरे सीरीज़ में ये पाई हैं। हर एक घटना के बाद दूसरी घटना, जैसे घटना घटी थी वैसे ही इनको लिखा गया, इसलिए इनको क्रॉनिकल्स का नाम दिया गया था। क्रॉनिकल्स क्या थे? ये क्रॉनिकल्स क्या बन गए हैं हमारे हिस्टोरियंस के लिए? एक इंडिस्पेंसेबल सोर्स, इंडिस्पेंसेबल एक अभिन्न स्रोत बन गए हैं। इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। इंडिस्पेंसेबल होता है दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसको अलग किया ही नहीं जा सकता। यानी कि ये इतिहास, ये किताबें इंफॉर्मेशन लेने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया था। अगर एक लेवल से देखा जाए तो ये रिपोजिटरी बन गए थे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के। फैक्चुअल मतलब वास्तविक सूचनाओं का ये एक ट्रेजरी बन गई। ट्रेजरी कौन सी? ये किताबें ट्रेजरी बन गई थी। रेपोजिटरी मतलब ट्रेजरी। अबाउट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द मुगल स्टेट पेंसटेकिंगली कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड बाय द इंडिविजुअल क्लोजली कनेक्टेड विद द कोर्ट, जो दरबार से जुड़े हुए थे उन सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उन सबको लिखवाना। ये किताबों के अंदर जो लिखवा दिया गया था, हुमायूं नामा, अकबर नामा, इन बुक्स के अंदर जो लिखवाया गया, तो ये क्या बन गए? ये एक ख़जाना बन गए थे। ये इन्फॉर्मेशन का एक ख़जाना हो गए थे। उसी दौरान टेक्स्ट को क्या कंसिडर किया गया था? टेक्स्ट वर इंटेंडेड, टेक्स्ट को माना जाने लगा था क्या? कन्वेयर ऑफ मीनिंग दैट द मुगल्स रूलर शॉट टू इम्पोज ऑन देयर डोमेन, जो राजा अपने डोमेन, अपने एरिया में लागू करना चाहते थे, जिस बात को, जिस एडमिनिस्ट्रेशन को या जिस गोल को मुग़ल रूलर अपने एरिया में लागू करना चाहते थे, उस बात को पहुंचाने का काम किसका था? इन किताबों का था। द बुक्स बिकम द कन्वेयर ऑफ मीनिंग्स, उस अर्थ को आगे पहुंचाने का काम किसने किया था? इन टेक्स्ट ने ही किया था। Therefore, this give a glimpse into how imperial ideology were created and disseminating. इस तरीके से हमें वो सारी झलक मिल जाती है कैसे शाही विचारधाराएं बनी और उनको प्रसारित किया गया, उनको फैलाया गया, प्रचारित किया गया था। इम्पीरियल शाही राजा की और आइडियोलॉजीज विचारधाराएं की कैसे शाही विचारधाराएं बनी और उनको आगे तक फैलाया गया था। इस चैप्टर में हम इस रिच एंड फैसिनेटिंग डायमेंशन ऑफ मुग़ल एम्पायर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर बेटा एक मकबरा दिया हुआ है, ये देखो, द मौज़ोलियम ऑफ तैमूर एट समरकंद 1404। ये तैमूर का मौज़ोलियम, तैमूर का मकबरा की यहाँ फ़ोटो दिखा रखी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द मुगल्स एंड देयर एम्पायर, मुग़ल राजा और उनका एम्पायर कहाँ कहाँ किसने फैलाया था, कौन कौन से एरियाज़ तक किस किस राजा ने फैलाया था। लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन मुग़ल एम्परर के बारे में बात करेंगे जिन ने वन आफ्टर द अनदर रूल किया था। तो वो कौन कौन से थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। तो ये इसका एक कोड वर्ड हो गया है। तो बाबर जो थे वो पहले राजा थे। 1526 में उन्होंने लोधी डायनेस्टी के रूलर थे इब्राहिम लोधी, उनको हरा दिया था और इब्राहिम लोधी को हराकर 1526 में मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन डाल दी थी। अगर क्वेश्चन आ जाए हु फाउंडेड मुग़ल एम्पायर, तो बाबर इसका आंसर हो जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ 4 साल के लिए रूल किया था। 4 साल के बाद इनकी डेथ हो गई थी। फिर आ जाते हैं इनके बेटे हुमायूं जो है, उन्होंने 1530 में उनको गद्दी पर बिठा दिया गया था और 1540 तक उन्होंने रूल किया था। 10 साल तक रूल करने के बाद यहाँ पर शेरशाह सूरी से उनका युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी ने इनको हरा दिया था। इनको फिर देश निकाला दे दिया था और इनको ईरान जाना पड़ा था और वहाँ पर जाकर इनको शरण मिली थी। फिर वापस वह ईरान के सफ़ाविद राजाओं का साथ लेकर हुमायूं 1555 में वापस आया था और इसने शेरशाह सूरी को हरा दिया था और 1 साल ही इन्होंने रूल किया था। 1556 में इनकी डेथ हो गई थी। 1556 जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, तब जो है ये मारे गए थे। और इसके बाद फिर आ जाते हैं अकबर जो 1556 में सेकेंड वार ऑफ पानीपत हुआ था। तो 1556 से 1605 तक अकबर ने रूल किया था।
जहांगीर 1605 से 1627 तक इन्होंने रूल किया था। शाहजहां ने जो रूल किया था 1628 से 1658 तक, 58 तक उन्होंने रूल किया था। औरंगज़ेब ने रूल किया था 1658 से 1707 तक। 1707 में इनकी डेथ हो गई थी औरंगज़ेब की। इनके बाद भी बहुत सारे मुग़ल एम्परर आए, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने ये 6 रूलर्स मैंने आपको बताए थे, ये ज़्यादा पावरफुल थे। और अगर लास्ट मुग़ल एम्परर की बात की जाए मुग़ल एम्पायर का, तो वो थे बहादुर शाह जफ़र सेकंड। और जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तब उनको रंगून में भेज दिया गया था, और 1862 में वो वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी, वहाँ जेल में उनको भेजा था रंगून में। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नेम मुग़ल ड्राइव्स फ्रॉम द मंगोल्स। मंगोल से मुग़ल शब्द निकला, और आज हम ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं इससे इस एम्पायर की पूरी ग्रैंडोर, पूरी इसकी जो भव्यता है, जो इसका स्टेटस है, वो हमें पता चल जाता है जब हम मंगोल वर्ड को यूज़ करते हैं, मुग़ल वर्ड को यूज़ करते हैं। और मुग़ल शब्द किससे निकला है? मंगोल से निकला है। मंगोल एम्पायर जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था चंगेज़ खान के बारे में, चंगेज़ खान ने मंगोल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था, तो मंगोल से ही मुग़ल शब्द निकला है। ये जो नाम है, इट इज़ नॉट द नेम ऑफ द रूलर ऑफ द डायनेस्टी चूज़ फॉर देमसेल्व्स। ये नाम इन्होंने अपने लिए चूज़ नहीं किया था। यहाँ जो जैसे बाबर जैसे जो राजा थे, उन्होंने मुग़ल, अपने आप को मुग़ल कहना गलत लगता था, वो अपने आप को मुग़ल नहीं कहलाते थे, बल्कि वो अपने आप को तैमूरिड बोलते थे। तैमूरिड कौन? जो तुर्किश राजा था तैमूर, उसके वंशज अपने आप को कहते थे। और उसके क्योंकि तैमूर उनकी पैटर्नल साइड था, उनके पिता तैमूर से जुड़े हुए थे, तैमूर के वंशज थे। इनके फादर, बाबर के फादर जो थे वो तैमूर के वंशज थे, लेकिन इनको और अपनी पैटर्नल साइड से ही अपने आप को तैमूर कहलाना इनको अच्छा लगता था, तैमूरिड्स। बाबर फर्स्ट मुग़ल रूलर था और वो चंगेज़ खान से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो मदर साइड से था। ये उनकी माँ चंगेज़ खान के वंशजों में एक राजकुमारी थी, और उन्हीं का बेटा कौन था? बाबर था। तो वहीं से इनका नाम जो है वो मुग़ल पड़ा था, लेकिन ये अपने आप को मुग़ल ना कह के तैमूरिड्स बोलते थे। बाबर तुर्किश भाषा बोलता था, और इन्होंने मॉकिंगली मंगोल्स को बारबरिक हॉर्ड का नाम भी दिया। बारबरिक हॉर्ड्स क्या होता है? दल, ग्रुप। और बारबरिक जिसको कोई सेंस ही ना हो, जिसके जो इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, उन लोगों को कहा जाता है बारबरिक। बर्बर दल, जो जिनको खाने नहाने कोई भी सेंस नहीं होती, उन लोगों को कहा जाता है। तो ये जो बाबर है वो अपने आप को तो अपने आप को तुर्किश भाषा बोलता था, और अपने आप को तैमूरिड कहलाना पसंद करता था, और साथ ही साथ इसने मंगोल्स का मजाक भी उड़ाया था। और क्या कह के? बारबरिक हॉर्ड्स कह के इन्होंने मजाक उड़ाया था। 16th सेंचुरी की अगर बात करें तो यूरोपियंस ने मुग़ल शब्द का यूज़ किया था ताकि वो टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर्स ऑफ दिस ब्रांच ऑफ द फैमिली। और इनको क्या डिस्क्राइब किया? इनको इंडियन रूलर का दर्जा दे दिया था कि हमारे भारतीय परिवार से जुड़े हुए राजा। ये किसने? 16th सेंचुरी में यूरोपियंस, अंग्रेज़ों ने ये नाम दिया था। ओवर द पास्ट सेंचुरीज द वर्ड हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड, और आगे आने वाली सेंचुरीज में भी इस वर्ड का यूज़ होने लगा, मुग़ल शब्द का यूज़ होने लगा था। और ये मुग़ल, देखो यहाँ पर दिया है कि भारतीय राजाओं को अंग्रेज़ों ने मुग़ल नाम दिया था, और ये मुग़ल शब्द आगे भी यूज़ किया गया था। जैसे मोगली तो आपने सुनाई है, रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक में मोगली एक कैरेक्टर हैं, तो ये मोगली शब्द भी उन मंगोल्स से ही मिला था, मुग़ल्स से ही मोगली शब्द का यूज़ किया गया था। अगर एम्पायर को देखा जाए, द एम्पायर वाज कार्व्ड आउट ऑफ ए नंबर ऑफ द रीजनल स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड द पॉलिटिकल अलायंसेस बिटवीन द मुगल एंड लोकल चिफ्टेंस। इस एम्पायर को बनाया गया, बहुत सारे रीजनल स्टेट्स को शामिल कर लिया, जैसे कि कॉन्क्वेस्ट, जीत हासिल की, पॉलिटिकल अलायंस यानी राजनीतिक संगठन बनाए, उनके साथ मिले जुले, उनके साथ संधियाँ की, और मुग़ल और दूसरे लोकल सरदारों के बीच में हुए थे, जिससे उन्होंने उनको अपने में मिला लिया था। मुग़लों ने छोटे चीफ्टेन्स को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इस तरीके
तरीके से पूरे एम्पायर को बढ़ाया गया था। एम्पायर की फाउंडेशन, इसके नींव कर्ता कौन थे? वो थे जहीरुद्दीन बाबर, और उन्होंने सेंट्रल एशियन होमलैंड से वो आए थे। उनका जन्म स्थान क्या? फरगना में इनका जन्म हुआ था और वहीं से ये आए थे। यहाँ इंडिया में 1526 में पहली बार पानीपत वार हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, इन विच बाबर win and इब्राहिम लोदी was द लूज़र। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि पहले यह फरगना में उज़्बेक्स को हरा कर आया था। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर काबुल में भी जीत हासिल की। पहले उज़्बेक्स को हराया, फिर काबुल में आए, काबुल में हराया, और 1526 में उन्होंने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जीत हासिल कर ली थी। और ये इसलिए किया था ताकि उसके क्लैन के सभी मेंबर्स की ज़रूरतें पूरी की जा सकें। इनके बाद इनका बेटा आया, इनका सक्सेसर, इनका उत्तराधिकारी था, वो था हुमायूं 1530 से 40 तक रूल किया था और फिर 1 साल रूल किया था। इन्होंने अपनी एम्पायर को आगे तक बढ़ाया था। और ये अफ़गान राजा आ गया था एक, शेरशाह सूरी, जिसका मैंने पहले भी डिस्कस किया था। उन्होंने इनको एग्ज़ाइल कर दिया। एग्ज़ाइल करना क्या होता है? देश निकाला देना। इनको वहाँ से भगा दिया। हुमायूं ने शरण ली, रिफ्यूज़ मतलब शरण लेना। कहाँ पहुँच गए? ईरान के सफ़ाविद राजा के पास भाग के पहुँचा, वहाँ पर इनको शरण मिली थी, स्पॉट वहीं पे मिला था। 1555 में 1555 में हुमायूं ने सूर्स को हरा दिया था, उस शेरशाह सूरी को हराया, और लेकिन 1 साल के बाद खुद भी मारा गया, खुद भी उनकी डेथ हो गई थी। तो ये हमने पढ़ा है हुमायूं के बारे में। फिर जो है इनके बाद उनका बेटा आता है जलालुद्दीन अकबर, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में के टाइम पे सिर्फ 13 ईयर्स के थे, 13 साल के थे, 13 या 13.5 साल के थे। और इनका हुमायूं का एक चीफ था, और वो उनका जो चीफ था उसका नाम था बैरम खान। एक्चुअल में तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वो बैरम खान ने ही लड़ी थी, लेकिन नाम आया था जलालुद्दीन अकबर का। तो अकबर उसी टाइम पे इनको राजगद्दी पर बिठाया गया था और ये उनके बीच में युद्ध हुआ था। देन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुग़ल एम्परर्स, फॉर ही नॉट ओनली एक्सपेंडेड, उन्होंने एक्सपेंडेड मतलब साम्राज्य को बढ़ाया ही नहीं बल्कि कंसोलिडेट भी किया था। कंसोलिडेट करना मतलब उसको मजबूत करना, अपने साम्राज्य को मजबूत भी किया था। हाँ जी बेटा, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की हम बात कर रहे हैं, अकबर के और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें जो है हेमू पहले तो जीतने वाला था, विनर था, लेकिन ऐसा होता है कि बिल्कुल लास्ट में चल के उसकी आँख में तीर लग गया था और तीर लगने से वह हाथी से गिर गया, जिससे उसकी सेना भी पूरी तरह से डर गई थी और वो वापस चली गई। इस तरीके से अकबर जीत गए थे और उन्होंने अपने एम्पायर को फैलाया था। और ये कौन थे? अंतिम हिंदू राजा थे, हेमू जिनको कहा जाता था। अकबर ने अपने एम्पायर जो हिंदूकुश माउंटेन तक बढ़ाते, हिंदूकुश माउंटेन जो अफ़गानिस्तान में है वहाँ तक इन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया था। इसके साथ साथ इन्होंने उज़्बेक्स को भी रोका, सफ़ाविड्स को भी रोका, ईरान के सफ़ाविड है उनको भी रोका था, तुरानियों को भी रोका था। अकबर के बाद उनके 3 सक्सेसर आए थे, जैसे जहांगीर, इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, शाहजहां और औरंगज़ेब। ये भी अपने अपने कैरेक्टर वाइज अच्छे थे, इन्होंने भी मेहनत की, इन्होंने भी अच्छा साम्राज्य स्थापित किया और इस अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन उन्होंने कंटिन्यू रखी। दो एज मच ऑफ द रिड्यूस्ड पेस, धीरे धीरे करके इनका जो है जो जगह है, जो साम्राज्य है वो कम होता चला गया। इन तीनों राजाओं ने मेंटेनेंस और कंसोलिडेशन अपने तरीके से अच्छा किया था, लेकिन फिर भी पहले की बजाय कुछ कमी रही थी। During the 16th and 17th centuries, the institution of an imperial structure were created. 16th और 17th century में कुछ imperial structures बनाए गए थे। imperial structures के institutions वो बनाना मतलब अपने administrations को proper तरीके से लागू करना, अपने empire को divided करना अलग अलग institutions में और वहाँ पर अलग अलग head को appoint करना, ये इन्होंने काम start कर दिया था। effective method of the administration
एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन, इन्होंने टैक्स लेने का और एडमिनिस्ट्रेशन करने का बड़ा ही प्रभावशाली तरीका अपनाया था। द विजिबल सेंटर ऑफ मुगल पावर वाज द कोर्ट, सबसे मेन उनका क्या हुआ करता था, उनका दरबार होता था। दरबार में ही सारे डिसीजन लिए जाते थे। उनके जितने भी पॉलिटिकल अलायंस होते थे, जितनी राजनीतिक संधियाँ होती थी या जितने उनके रिलेशनशिप होते थे दूसरे राजाओं के साथ, वो वहीं दरबार में किए जाते थे। उनका स्टेटस और उनके हायरचेस भी वहीं पे बताई जाती थी, किसका कौन सा पद है, हायर टू लोअर स्टेटस वहीं पे बताया जाता था। Political system devised by the Mughals was based on the combination of military power and conscious policy to accommodate the different traditions they encountered in the subcontinent. उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम जो डिवाइस किया, जो खोजा था, वो उनके मिलिट्री पावर और उनकी जो कॉन्शियस पॉलिसी थी, जो उनकी सबको एक एकोमोडेट करने की पॉलिसी थी, सबको एकजुट करने की पॉलिसी थी, उसी के माध्यम से उन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम को लागू किया था। 1707 के बाद औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। उनके बाद इनकी जो डायनेस्टी की पावर है वो डिमिनिश होने लगी, वो ख़त्म होने लगी थी, क्योंकि जो वो बड़े पावरफुल रूलर थे औरंगज़ेब तक। बाद में कुछ वीक सक्सेसर आ गए थे। इन प्लेस ऑफ द वास्ट अपराटस ऑफ एम्पायर कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, आगरा एंड लाहौर, अदर डिफरेंट कैपिटल सिटीज़, रीजनल पावर्स एक्वायर्ड ग्रेटेस्ट ऑटोनॉमी। कहते हैं इन्होंने अलग अलग एरिया में अपने सिस्टम में, अपने एम्पायर के सिस्टम में अलग अलग तरह से, अलग अलग तरफ से उन्होंने कंट्रोल किया था। दिल्ली से, आगरा से, लाहौर से, ये इन्होंने अपनी कैपिटल्स बना ली थी। अगर सिम्बॉलिकली देखा जाए तो मुग़ल रूलर्स का प्रेस्टिज में इनका जो आभा थी, मतलब ऑरा क्या होती है, ऑरा होती है उनकी आभा, उनकी जो गुड वेव्स और रेज थी वो उनकी ख़त्म नहीं हुई थी, उनका जो प्रभाव है वो ख़त्म नहीं हुआ था। इन द 1857 मतलब उनका सम्मान लास्ट तक बाद में ख़त्म नहीं हो पाया था। उनका लास्ट सियोन था, उनका लास्ट वंशज था, वो कौन था, वो था बहादुर शाह जफ़र सेकंड। लेकिन इनको भी अंग्रेज़ों ने गद्दी से हटा दिया था 1857 में, और 1862 में वो उनकी डेथ हो गई थी, वहाँ रंगून की जेल में ही हो गई थी। अंग्रेज़ों ने उनको रंगून में भेज दिया था, उनको और उनकी वाइफ को, और इनके बेटों को गोली मरवा दी गई थी। तो इस तरीके से हमने ये मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।